हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 11 मेंसुरेशन को डिस्कस करेंगे जो क्लास 8 मैथमेटिक्स का है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। तो जो चैप्टर के नाम से ही हम क्लियर कर सकते हैं कि इस चैप्टर में हम जो हमारे सॉलिड शेप्स हैं, डिफरेंट जो 2D शेप्स हैं, 2D शेप्स की बात करें तो हमारे ट्रायंगल्स आते हैं, सर्कल आता है, रेक्टेंगल आता है, स्क्वायर आता है, पैरेललोग्राम्स है, ट्रेपेजियम्स है। ये हमारे 2D शेप्स में आते हैं, है ना। और 3D शेप्स में हमारे आते हैं सिलेंडर आता है, कॉन आ जाता है, क्यूब्स आ जाते हैं, क्यूबॉइड आ जाते हैं, स्फीयर आ जाता है। ये सब हमारे 3D शेप्स में आते हैं, है ना। तो 2D शेप्स और 3D शेप्स में थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो अब हम जो है इसमें सबसे पहले 2D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2D शेप्स कौन से होते हैं हमारे? सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, ट्राइंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रेपेजियम होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम्स होते हैं। ये सब जो है हमारे 2D शेप्स में आते हैं। तो हम इन 2D शेप्स का एरिया और पैरामीटर डिस्कस करेंगे हम, यानी कि हमारा इनका फॉर्मूलाज क्या है। पहले हम बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये जो एरिया और पैरामीटर है हमारे सर्कल, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के, ट्रायंगल्स के, ये बहुत ज़्यादा आगे चल के यूज़ होने वाले हैं। 9th और 10th स्टैंडर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इनका यूज है। तो मैं आपको चाहिए बस यही कहूँगा कि इनको अभी अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको आने वाले क्लास में प्रॉब्लम्स नहीं हो। ओके, तो चलिए अब हम एक एक करके इनके एरियाज और पैरामीटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में बताऊंगा। टेबुलर फॉर्म में आप ज़्यादा इजी हो जाता है, हमें याद करना, मेमोराइज करना हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सीरियल नंबर रखूँगा। ओके, सीरियल नंबर के बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे शेप, है ना। कौन सा जो शेप हम यूज़ कर रहे हैं ना, शेप्स के बाद हमारे पास हम यहाँ पे लिख देंगे एरिया, उसका एरिया हमारा रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर, ठीक है। एरिया के बाद हम क्या लिखेंगे? पैरामीटर्स। तो ये जो है हमारे डिफरेंट जो है हो गए। यहाँ सीरियल नंबर आ जाएगा, ये शेप्स हो जाएंगे, और ये हमारे एरिया का फॉर्मूला रहेगा, और यहाँ पे पैरामीटर्स। तो यहाँ पे हम जो है इस तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं, ये ज़्यादा हमारे लिए ईजी रहता है ना। शेप का नाम भी रहेगा और इसमें फॉर्मूला फिर रहेगा हमारा, ठीक। लास्ट में हमारा पैरामीटर्स हो जाएगा, ठीक। सो नंबर 1 है हमारा, हम किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो नंबर 1 हम ले लेते हैं स्क्वायर, है ना। स्क्वायर वैसे तो आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, आपको शेप्स के बारे में जो उनका शेप है वो तो एग्जैक्टली आपको याद रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कतई बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो मैं उन लोगों के लिए भी बता देता हूँ, स्क्वायर जो है ना हमारा, उसका शेप हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। इस तरीके से ऑल साइड्स आर इक्वल, ये एक शेप हो जाता है स्क्वायर का। तो अब स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम साइड की बात करें तो ए हम जो है इसका साइड ले सकते हैं, तो ये भी ए हो जाएगा, है ना। ऑल साइड्स आर ए है। तो हमारा जो एरिया है, इसका एरिया हो जाता है हमारा साइड इंटू साइड। क्या होता है हमारा एरिया? साइड इंटू साइड। साइड का वैल्यू क्या है? ए। तो ए इंटू ए कहने का मतलब है ए स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हम स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए इज द साइड ऑफ स्क्वायर। तो जितनी भी साइड होगी ए स्क्वायर, यानी हमें उसका स्क्वायर निकालना है, तो हमारा स्क्वायर का एरिया आराम से आ जाएगा, है ना। पैरामीटर की बात करेंगे तो पैरामीटर का बेसिक डेफिनेशन जो हमारा होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। पैरामीटर का बेसिक डेफिनेशन, कोई चाहे हमारा ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे कोई भी अलग शेप्स हो, तो अगर हमें सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ बाउंड्रीज अगर हमें पता है तो हम आसानी से पैरामीटर को निकाल सकते हैं। और वैसे उसका कुछ शेप्स के बारे में कुछ फॉर्मूला भी है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी है पैरामीटर के लिए। स्क्वायर का पैरामीटर जो है हमारा वो हो जाता है 4 इंटू साइड, है ना। 4 इंटू साइड ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला है। लेकिन चूंकि साइड की जगह हमने क्या रखना है? ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू ए, दैट इज 4a। तो ये 4a हमारा एक पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया। अब a क्या है? a इज द साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। व्हाट इज a? a इज द साइड ऑफ squares. So with this formula we can find the parameter of squares, and with this formula we can find the area of squares. And you know the shape of squares is this, okay, in which all sides are equal and sides of square are represented by a, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड वन है हमारा
rectangle. Okay, rectangle. You know also the shape of rectangle. rectangle में क्या होता है हमारा, थोड़ा सा ये लेंथ बढ़ जाता है, ठीक। ये जो लेंथ है इसको हम L बोल सकते हैं और विड्थ है उसको हम B बोल सकते हैं। इसमें हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेंथ और विड्थ डिफरेंट होता है। इसमें लेंथ और विड्थ सेम होता है तो हमने सिंपली A से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे लेंथ और विड्थ डिफरेंट होता है तो लेंथ को हमने L से रिप्रेजेंट कर दिया और विड्थ को हमने B से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब हम इसका रेक्टेंगल का एरिया समझें। तो एरिया क्या होता है हमारा इसका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये हमारा फॉर्मूला था। लेंथ क्या है हमारा L और ब्रेड्थ क्या है B, तो L इंटू B हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, ठीक। पैरामीटर की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, है ना, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए यहाँ से L फिर प्लस B फिर प्लस L फिर प्लस B, तो 2 टाइम्स L और 2 टाइम्स B आता है। तो सिंपली हम बोल सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि 2 बार लेंथ आ रहा है और 2 बार ब्रेड्थ आ रहा है ना, इसीलिए तो 2L है ना प्लस B। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा फॉर्मूला हो गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल्स। तो ये फॉर्मूला आपको स्क्वायर और एरिया और पैरामीटर के फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो आप अगर याद रख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ये एक्सरसाइज, और अगर याद नहीं रखेंगे तो आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे और समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, ये है हमारा सर्कल। सर्कल का शेप हमारा आप जानते ही हो, ये शेप होता है, यहाँ से सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से जो है ना अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो इसको ये हो जाता है रेडियस, और अगर हमने ऐसा पूरा सीधा लाइन खींचा ये वाला ये, तो इसको बोलते हैं हम डायमीटर, है ना। दिस लॉन्गेस्ट लाइन है ना पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर के फॉर्म में भी और हमारा रेडियस के फॉर्म में भी, तो R इज द रेडियस, है ना। और डायमीटर के फॉर्म की बात करेंगे तो डायमीटर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो डायमीटर को जनरली D से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो D इज इक्वल टू 2 इंटू R हमारा एक फॉर्मूला ये भी निकल के आ जाता है कि डायमीटर और रेडियस में अगर क्या रिलेशन होता है तो हम बोल सकते हैं कि डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, या डबल ऑफ रेडियस भी बोल सकते हैं। तो अब हम एरिया ऑफ सर्कल समझते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल जो है हमारे पास पाई R स्क्वायर, ये मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया हूँ। R क्या है, रेडियस, है ना। R इज द रेडियस ऑफ पाई, इसको बोलते हैं पाई। एक्चुअली ये पहली बार वर्ड यूज हो रहा है ये वाला, तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पाई इसको बोलते हैं पाई, है ना, क्या बोलते हैं, वेयर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज पाई, है ना। ये हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं पाई, और जनरली जब हम यूज करते हैं तो इसका वैल्यू ले लेते हैं 22/7। पाई का वैल्यू कितना ले लेते हैं अपन, हम 22/7। क्लियर है ना। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस पाई की जगह पे क्या वैल्यू यूज करेंगे, 22/7। इस पाई का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे पाई R स्क्वायर, R इज द रेडियस ऑफ सर्कल। और अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में डायमीटर दिया रहता है, रेडियस डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम रेडियस और डायमीटर जो चीज़ गिवन है वो उसके हेल्प से हम अननोन थिंग्स को निकाल सकते हैं। फिर हम सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा के उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरामीटर की अगर बात करें तो सर्कल के जो पैरामीटर है उसको हम सरकमफेरेंस भी बोल देते हैं। तो सरकमफेरेंस और पैरामीटर दोनों सेम है। सरकमफेरेंस और पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल दोनों सेम चीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये होता है 2πr। ये सर्कल की बात कर रहे हैं हम। अगर यहीं पे अगर सेमी सर्कल आ जाता है, हाफ सर्कल, तो इस पैरामीटर को हाफ कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, इस एरिया को भी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये भी हाफ हो जाएगा। यानी कि सर्कल की बात करें तो हम फिर सेमी सर्कल की बात करेंगे तो वो हाफ ऑफ सर्कल होता है ना। सेमी सर्कल हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है, ये डायमीटर हो जाएगा और ये सेमी सर्कल हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप से दिखता है। तो हम आगे चल के इसके जब क्वेश्चंस आएंगे तो हम इनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल ये हमारे पास ये बेसिक 3 फॉर्मूलाज हैं, स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर्स, रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर्स, सर्कल का एरिया और पैरामीटर। सर्कल का पैरामीटर को हम सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। तो ये हमें बेसिक फॉर्मूला है जो हमारे 11.1 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे और ये आपको अच्छे से रिमेंबर करने हैं। क्लियर। सो दिस इज द
First question of exercise 11.1. It's very easy questions. Okay. A square and rectangular field with the measurement as given in the figure. यानी ये हमारा ये स्क्वायर फील्ड है और ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड है। इन दोनों का मेजरमेंट हमारा गिवन है। यहाँ पे ये 60 मीटर दिया हुआ है और ये इसका लेंथ जो है वो 80 मीटर दिया हुआ है। आफ्टर दैट हैव द सेम पैरामीटर, यानी स्क्वायर फील्ड और रेक्टेंगुलर फील्ड जो है दोनों का पैरामीटर क्या है, सेम है। यानी कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। फाइंड विच फील्ड हैज़ द लार्जर एरिया। विच फील्ड मतलब ये स्क्वायर फील्ड का एरिया लार्जर है या इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया लार्जर है, वो हमें बताना है। यानी दोनों का हमें एरिया निकालना है। तो दोनों का एरिया का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो साइड ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी दिया है तो हम स्क्वायर तो डायरेक्ट एरिया ऑफ स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो अगर हम ये ले लेंगे, लेकिन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल नहीं दिया हुआ है ना, क्योंकि हमें फाइनली निकालना क्या था, अल्टीमेटली विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया। तो लार्जर एरिया निकालना है हमें। तो एरिया वर्ड निकालने के लिए हमारे माइंड में एक क्लिक कर जाना चाहिए कि एरिया के फॉर्मूला क्या होते हैं। कौन कौन सा एरिया चाहिए, स्क्वायर का एरिया चाहिए और रेक्टेंगल का एरिया। अब स्क्वायर का एरिया मान लो हमने रिकॉल किया कि ये होता है ए स्क्वायर और ए क्या है, साइड। तो साइड ऑफ स्क्वायर तो दिया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ अगर हम इस 80 को लेंथ मानेंगे तो ब्रेड्थ नहीं दिया है। तो इनकी इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने से पहले हमें उसकी ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। अब ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, उसके लिए भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का पैरामीटर सेम है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर एंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। इसकी हेल्प से हम ब्रेड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड निकालेंगे। क्लियर। तो पहले हम ब्रेड्थ निकालेंगे, फिर हम दोनों का एरियाज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस में गिवन है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस है ये। गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, है ना, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों गिवन है ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। अब 4 इंटू साइड, साइड कितना है स्क्वायर का, 60। 2 लेंथ, यानी अगर हम इसको लेंथ लेते हैं, सपोज ये हमारा L है तो ये हमारा B हो जाएगा। तो B तो गिवन नहीं है, तो L का वैल्यू अगर हमने 80 ले लिया है तो B हमें निकालना है ना। तो ये 6 4 से 24 है ना। तो 240 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 80 160 प्लस 2B। ये कैलकुलेशन है, आपको आनी चाहिए, है ना। इस 2 का हमने 80 में मल्टीप्लाई किया तो 160 हो गया और फिर 2 का मल्टीप्लाई B में किया तो 2B हो गया। इधर 4 इंटू 60 मल्टीप्लाई किया तो 240। हमें B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन बना, तो ये 160 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 240 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 2B, है ना। तो 0 से 0 जाएगा 0, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 80 2B। B का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर B इज इक्वल टू 80/2। तो ये कितना आ जाएगा 40। तो B इज इक्वल टू आ गया हमारा 40 मीटर। ये ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आ गया। क्या आ गया, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 40 मीटर। लेंथ कितना है 80 मीटर। हमने इसको लेंथ माना था तो ब्रेड्थ निकाल दिए, और अगर मान लो हम इसको विड्थ मानते तो लेंथ निकालना पड़ता, दोनों में से एक चीज़ निकालना पड़ता। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमने निकाल दिया विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब देखो लेंथ भी पता चल गया, विड्थ भी पता चल गया, एरिया आराम से निकल सकता है और इसका फील्ड का भी एरिया आराम से निकल सकता है। तो अब हम दोनों का एरिया निकालेंगे, फिर बता देंगे कि कौन से फील्ड का एरिया ज़्यादा है ना। तो आफ्टर दिस, है ना, वी विल यूज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ बोथ द फील्ड्स। ओके। तो फर्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो स्क्वायर फील्ड का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो ये होता है साइड इंटू साइड। साइड का वैल्यू कितना है 60, तो 60 इंटू 60, 6 6 जा 36
और 2 जीरो, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ये हमेशा स्क्वायर में आते हैं, है ना। तो ये हो गया 3600 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया? 3600 मीटर स्क्वायर। लास्ट में देखेंगे मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड निकालते हैं। तो अब आएगा हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया क्या होता है हमारा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ का वैल्यू कितना है? 80, ब्रेड्थ अभी कितना निकला? 40। तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32 00 मीटर स्क्वायर, है ना। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ का वैल्यू हमने 80 लिया है, क्योंकि यहाँ पे एल की जगह 80 लिख के, मतलब लेंथ हो गया 80, ब्रेड्थ निकाले तो 40 निकला। तो ये एल इंटू बी मतलब 80 इंटू 40 मीन्स 3200 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आया 3200 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड आया 3600 मीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा क्या गया है? विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। तो दोनों में लार्जर एरिया किसका है? ऑफ कोर्स स्क्वायर फील्ड का एरिया लार्जर है, तो बस अब यहाँ लिख दो देव, है ना। हेंस द स्क्वायर फील्ड हैज द लार्जर एरिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है, क्लियर। The second questions of this exercise 11.1 it is a little bit lengthy but easy questions, okay. Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure, okay. ये एक स्क्वायर प्लॉट है, मैं आपके सामने थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूंगा, है ना। यहाँ पे देखेंगे अपन, तो ये जो है ना हमारा स्क्वायर प्लॉट हो गया, ठीक है। इसके मेजरमेंट दी है, स्क्वायर प्लॉट है, तो स्क्वायर प्लॉट यानी कि क्या होता है, इसके ऑल डायमेंशन सेम होते हैं। तो ये तो 25 है, तो ये भी 25 है, मतलब ये ऐसे भी 25 और ऐसे भी 25 है। तो ये हमारा बाहर का जो है ना स्क्वायर प्लॉट हो गया। मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ एंड ताकि कंफ्यूज ना हो, ABCD, है ना। ये ABCD हमारा एक स्क्वायर प्लॉट हो गया 25 का। She want to construct a house in the middle of the plot। बीच में इसके हाउस बनाना है उनको। एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और इस हाउस के चारों तरफ ये गार्डन है। जो पोर्च दिख रहा है ना साइड में, मार्जिन दिख रहा है ना, वो गार्डन है ना। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायग्राम ज़्यादा क्लियर है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। यानी हमें बताना है कि इस गार्डन को डेवलप करने में कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट कितनी होगी। अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया को जो है 55 रुपीज़ से तैयार करते हैं, तो पूरे गार्डन को तैयार करने में कितना खर्चा आएगा। तो कोई भी चीज़ का है, जब हमें टोटल एरिया या टोटल कॉस्ट निकालनी रहती है, तो सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलो एक बनाना का कॉस्ट है 3 रुपीज़, तो 10 बनाना का सीधे मल्टीप्लाई, है ना। तो सेम हियर 1 मीटर का डेवलप करने का कॉस्ट है 55, तो टोटल एरिया कितना है गार्डन का वो हमें निकालना है, और 55 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ गार्डन मिल जाएगा, क्लियर। अब उससे पहले हमें ये देखना है कि गार्डन में एरिया कितना है। तो गार्डन के एरिया को मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। ये एरिया है हमारा गार्डन का, है ना। इतने में हमें गार्डन को डेवलप करना है, क्लियर। ये एरिया है जिसमें हमें गार्डन को डेवलप करना है। तो ये गार्डन क्या है, हमारे हाउस के चारों तरफ है। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ गार्डन का मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। यानी कि इस पूरे स्क्वायर प्लॉट में से जितने घर एरिया में हम हाउस बना रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो इसके किसका बच जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन। और एरिया ऑफ गार्डन आने के बाद हम टोटल कॉस्ट आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यही टारगेट रहेगा कि एरिया ऑफ गार्डन हम कैसे निकालें। तो सिंपली एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। यानी कि वो प्लॉट में हम कितनी एरिया में हाउस बना रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे उसके चारों तरफ एरिया ऑफ गार्डन बच जाएगा।
अब चूंकि एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट है, तो स्क्वायर प्लॉट का क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, माइनस एरिया ऑफ हाउस। हाउस अगर देखेंगे तो ये हमारा रेक्टेंगल शेप का है, यानी ये वाला वैल्यू जो है हमारा वो 15 है और ये वाला वैल्यू जो है वो 20 है। तो एरिया जो हाउस है ना, हाउस का शेप क्या है, रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया लगेगा। तो एरिया ऑफ हाउस मतलब हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। अब साइड कितना है इसका, 25 इंटू 25। इसका लेंथ अगर हम 20 लेते हैं तो ब्रेड्थ को 15 ले लेंगे, है ना। तो 25 यानी कि 625 हो गया, है ना, एरिया ऑफ दिस। और ये हो जाएगा हमारा 15 टू 30, 300। 625 में से माइनस करेंगे तो 325 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ गार्डन, है ना। तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना आ गया, 325 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया में गार्डन डेवलप करना है, इतने मीटर स्क्वायर एरिया में। लेकिन अब गिवन क्या है कि 1 मीटर का कॉस्ट है हमारे पास 55 और टोटल कॉस्ट हमें निकालना है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ निकालना है और 1 मीटर का कॉस्ट है 55। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। 1 मीटर का कितना कॉस्ट है और कितने मीटर का गार्डन है, तो 1 मीटर का कॉस्ट है ₹55 और ये है 325। इनका बस मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आएगा। तो इनका मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, 325 इंटू 55, 5 5 ज़ा 25, कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, कैरी 1, 5 3 ज़ा 15, 1 16। तो ये भी आ जाएगा 5 2 6 1, ये आ जाएगा 5 7 8 7 1, है ना। ये मिस्टेक भी हो सकता है हमसे, कहीं जल्दबाजी मिस्टेक हो जाए तो आप इसको अपने से कर लेंगे, है ना, ठीक। तो हमारे हिसाब से ये आ जा रहा है ₹17,875, 17,875 रुपीज़। ये टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन हमारी तरफ से आ रहा है। ये एक बार आप ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर लेंगे, कभी कभी क्या होता है मिस्टेक भी हो जाता है हमसे, तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बोल रहा हूँ। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, है ना। तो सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप अगर एक बार ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर मान लो बाई चांस पहली बार में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को सेकेंड टाइम जो है ना आप दोबारा से देख सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इतना ही समझेंगे इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी मेथड अच्छी लगे तो हमारे वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।